नमस्कार बच्चों, हमने अब तक यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस से 3 वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। पहला वीडियो में हमने यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट्स है उसका रिव्यू किया है, रिवीजन किया है। उसके बाद क्या किए, हमने जो बहुत से फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशंस निकाला है और जो कि नीट में, जेई में आए हैं, इस तरह का कुछ क्वेश्चंस किए हैं। और थर्ड वीडियो में हमने क्या किए है, हमने फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फार्मूला, ऐसा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो निकाला है। और कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला सेम है ये किए है। और वहाँ पे भी नीट और जेईई लेवल का कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। तो आज फोर्थ वीडियो में क्या करेंगे, हम फोर्थ वीडियो में हम यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस के तीसरा टाइप का जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम कर लेंगे। तो वो क्या है, वो तीसरा टाइप का प्रॉब्लम कैसा है, देखिए टाइप 3 में क्या होता है। टाइप 3 में फाइंडिंग डायमेंशंस और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स और क्वांटिटीज अदर देन बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी कि जो भी हम एम एल टी ये सब को बेस क्वांटिटी मान के अब तक डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे थे, तो अभी उनको आप बेस क्वांटिटी नहीं मानेंगे, बल्कि कुछ दिया हुआ फिजिकल क्वांटिटीज जैसे मान लो या फिर कॉन्स्टेंट्स को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज मानेंगे और उसके हिसाब से फिर डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। जैसे कि मान लो किसी एक मास का निकालने के लिए बोल दिया गया कि जी सी एच के टर्म में निकालो, या फिर कुछ और बता दिया जाता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, नीट में भी आता है, जेई में भी आता है, चाहे जेई मेन हो या एडवांस्ड हो। तो इस तरह का प्रॉब्लम्स हम 5 स्टेप में करेंगे। तो हम एक एक स्टेप को बताएंगे और एक एग्जाम्पल के साथ उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं रूल। तो इसको हम 5 स्टेप में करेंगे जैसे कि बताया मैं। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है, तो लिख लेंगे राइट डाउन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज और कांस्टेंट्स that are considered as this quantities। देखिए ये क्या है, कैसे करेंगे इसको। तो जो भी क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी कंसीडर करना है हमें, उसका डायमेंशनल फार्मूला हम पहले लिख लेंगे। चलिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि ये फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इस क्या होगा बताना है। और यहाँ पे सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन एंड ई इज चार्ज। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में हमें देखिए क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें ये जो सी जी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख डालना है। तो क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ डायमेंशन पहले क्या है, सी है, सी का लिख लेंगे। डायमेंशंस ऑफ सी क्या हो जाएगा, हम जानते हैं ये तो वेलोसिटी है लाइट का, तो एल टी टू दी पावर -1 होते हैं, हमें मालूम है। और डायमेंशंस ऑफ ऐसे ही जी का भी लिख लेंगे हम। जी का कैसे निकाल लेते हैं, अगर आपको याद नहीं रहता है तो निकाल भी सकते हैं, और अच्छा है कि आप इसको रट के रखिए, याद रखिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है और आपका एग्जाम में टाइम भी बहुत सारे बच जाएगा। ऐसे जी का हम कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर होता है, डिस्टेंस स्क्वायर होता है। तो यहाँ से जी क्या होता है, एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, यानी कि इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे, एफ का हम जानते हैं एम एल टी टू दी पावर -2 होता है,
होता है ना, और डी का क्या होता है, डी का एल स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर था और यहाँ पे नीचे एम स्क्वायर, तो हो जाएगा ये क्या, एम टू दी पावर माइनस 1 एल क्यूब टी टू दी पावर माइनस 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एम टू दी पावर माइनस 1 एल क्यूब टी टू दी पावर माइनस 2 हो गया जी का। और स्क्वायर अपॉन ऐसे ही लिख लेंगे, स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को। तो इसका कैसे लिखेंगे, स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को। ये तो हम कूलम्स लॉ क्या जानते हैं, इसको भी कर लेते, डिराइव कर लेते। तो कूलम्स लॉ क्या था, इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये देखिए Q के जगह E बिठाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, E मल्टीप्लाइड बाई E, तो स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टी टू दी पावर माइनस 2 और उसके साथ फिर एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एम एल क्यू टी टू दी पावर माइनस 2 है ना। तो हम ऐसे निकाल लिए इसका भी, एम एल क्यू टी टू दी पावर माइनस 2, या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमने सब लिख लिया। अब लेंथ का निकालने के लिए बोला है सी जी, और इसका टर्म में स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 के टर्म में। तो हम लेंथ का तो एल ही होता है, इसमें कुछ निकालने का नहीं रहता है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा क्वांटिटी दे दे, मान लो फोर्स का निकालने के लिए बोला है, तो फोर्स का भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे ही लिख लेंगे। तो अब स्टेप 2 क्या है, चलिए स्टेप 2 को देखते हैं। स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में हम एक्चुअल में क्या लिखेंगे, राइट डाउन द इक्वेशन इक्वेटिंग द क्वांटिटी ऑफ व्हिच द डायमेंशनल फॉर्मूला टू बी डिराइव्ड विद सम प्रिज्यूम्ड पार्ट्स ऑफ कंसीडर्ड बेस क्वांटिटीज। चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझा देते हैं इसको क्या है। राइट डाउन the equation equating the quantity of which the dimensional formula to be derived, क्या है ये, to be derived with some presumed power of considered base quantities। बेस क्वांटिटीज। चलिए अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, स्टेप 2 में हम जैसे मान लीजिए एल का हमें लेंथ का निकालने के लिए बोला है, तो हम मान लेंगे कि एल इज प्रोपोर्शनल टू, पहले जी, पहले क्या है, सी है। चलिए सी से ही करते हैं, पहले हम सी से ही निकाल लेते हैं ना, जो भी है उसको करना है। सी पहले, तो सी का लेंगे, सी टू दी पर क्या कर लेंगे, मान लो एक पी, एक इसका पावर हम मान लेंगे। सी के बाद क्या है, जी टू दी पर क्यू, और उसके बाद क्या है, स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका भी एक मान लेंगे पावर, क्या है वो, इसका पावर आर। तो अब इसको इक्वेट करने के लिए क्या करना है, एक कांस्टेंट से, ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, बस एक नंबर है कि, लेकिन हमको इसका वैल्यू नहीं मालूम है,
और इस प्रॉब्लम में मतलब इस तरह का प्रॉब्लम क्वेश्चंस करने में इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा कि डायमेंशनल कांस्टेंट है, हमें तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो ये इसका कोई रोल नहीं रहेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के सी टू दी पावर पी जी टू दी पावर क्यू और स्क्वायर अपॉन 4πε0 इसका टू दी पावर आर। तो अब स्टेप 2 हो गया, ऐसे इक्वेशन एक बना लेना है हमें। पहले तो हमें यहाँ पे बोल दिया गया कि सी जी और स्क्वायर अपॉन 4πε0 के टर्म पे लिखना है, तो हम एल ऑब्वियसली एल इज प्रोपोर्शनल टू सी टू दी पावर सम पावर होगा, जी टू दी पावर सम पावर होगा, स्क्वायर अपॉन 4πε0 टू दी पावर सम पावर होगा। तो उसको इक्वेट करने के लिए एक डायमेंशनल कांस्टेंट लिया और इस तरह से एक इक्वेशन बना लिया। तो यही स्टेप 2 में था। तो स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में क्या है, हमें 5 स्टेप में करना है ना। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 में हम राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड में जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसका डायमेंशन लिख डालना है बस। इसको लिख लेते हैं पहले, राइट डाउन द डायमेंशंस of physical quantities on both sides। तो स्टेप 4 में क्या करना है, पहले स्टेप 3 दिखाए थे वो, फिर एग्जांपल के साथ जैसे दिखा रहे हैं। तो स्टेप 3 में हमारा काम है, स्टेप 3 में हमारा काम है, जैसे एल तो एल ही है, तो एल ऐसे ही लिखा रहेगा। चलो एल तो हमारा एल ऐसा ही रहेगा। तो के डायमेंशन लेस है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है। सी का क्या है, एल टी टू दी पावर -1 है, उसका टू दी पावर क्या है, पी। जी का क्या है, यहाँ पे लिख के रखे, देखिए एम टू दी पावर -1 एल क्यूब टी टू दी पावर -2 टू दी पावर क्यूब। और स्क्वायर अपॉन 4πε0 का क्या है, एम एल क्यूब टी टू दी पावर -2 दी पावर आर। हो गया पी क्यू आर। और अब क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे एल इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए एम का क्या क्या पावर है, एम टू दी पावर -q है, और यहाँ पे प्लस आर है, देख लीजिएगा ठीक से। इसके बाद एल का क्या क्या पावर है, एल का है पी है यहाँ पे, उसके बाद क्या है 3q है, +3q, यहाँ पे +3r है, एल का हो गया। टी का क्या क्या है, टी का पावर है यहाँ पे -p है, ये हो गया -p, यहाँ पे क्या है -2q, और यहाँ पे -2r हो गया। अब ये हो गया स्टेप 3, बस यही पे स्टेप 3 खत्म होता है। इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए स्टेप 4 में क्या है, स्टेप 4 में हमें क्या करना है, इसके बाद स्टेप 4 आता है, उसमें हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करेंगे, और दोनों साइड में जितना भी पावर्स है, जो भी एल का पावर बोथ साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कंपेयर करेंगे, और इस तरह से कुछ इक्वेशंस हमें मिलेगा। चलिए लिख लेते हैं क्या इसको, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी of dimension, we get some
गेट सम इक्वेशंस हमें सम कुछ इक्वेशंस मिलेगा, सॉल्विंग देम we get, by solving them we get the powers to which the considered base quantities are raised. Considered base quantities are raised. चलिए करते हैं अब स्टेप 3 को, स्टेप 3 या फिर करेंगे स्टेप 4 को। स्टेप 4 यहाँ पे m का लेफ्ट साइड में 0 है, पावर कुछ नहीं है, m का 0 है, m टू दी पावर 0 होगा, तो क्या होगा माइनस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 0 होगा। और यहाँ पे l का क्या है, l का 1 है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो इसका मतलब p प्लस 3q प्लस 3r इक्वल टू 1 हो जाएगा। और एक तो क्या है t का भी लेफ्ट साइड में 0 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस p माइनस 2q माइनस 2r इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं q इक्वल टू r, उसी को हम यहाँ पे बैठा लेते हैं, p प्लस इसका मतलब 6r इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू क्या होगा, p इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 6r, देखिए हो जाएगा, होगा ना। तो ये क्या होगा माइनस 1 प्लस 6r, और q इक्वल टू r होता है तो माइनस 2r हो जाएगा, ये माइनस 2r हो जाएगा, तो 0 क्या हो जाएगा, अब देखिए 4 5 6 2r इक्वल टू 1, सो r इक्वल टू क्या होगा हाफ, तो q इक्वल टू भी क्या हो जाएगा हाफ, क्योंकि q इक्वल टू r है। देखिए p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 6 अपॉन 2 3, सो क्या हो जाएगा माइनस क्या होगा माइनस 2 होगा। देखिए सही आया है ना, बस हाई स्कूल मैथमेटिक्स के अलजेब्रा के है, बस थोड़ा सा आ गया, पी क्यू आर का वैल्यू आ गया। अब स्टेप 5 में क्या करेंगे हम, चलिए स्टेप 5 में लिख लेते हैं, स्टेप 5 में क्या है, हाँ, on putting those powers on the equation we get the final dimensional formula। तो देखिए लिख देते हैं इसको पहले, on putting those powers on the equation we get the final dimensional formula। अब क्या करेंगे, इस वैल्यूज को बिठा देंगे यहाँ पे, है ना, थोड़ा इरेज करना है, कहाँ से इरेज करें, स्टेप 1 को इरेज कर देते हैं। तो स्टेप 5 क्या हो जाएगा, स्टेप 5 में हम क्या लिखेंगे, ये जो इक्वेशन था क्या था, ए इज प्रोपोर्शनल टू, तो पे हम बिठा लेंगे, तो एल का डायमेंशन क्या हो जाएगा बताओ, सॉरी इसमें 4 लिख दिया, चलिए ऐसे लिखते हैं, एल इज इक्वल टू
एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू यहाँ पे था सी टू दी पावर पी, मतलब सी टू दी पावर माइनस टू, सी टू दी पावर माइनस टू होगा ना, मतलब 1/c² हो गया ये, सी टू दी पावर माइनस टू, और जी टू दी पावर क्यू था, यानी कि, और जी टू दी पावर भी क्यू है, इसका टू दी पावर भी जी टू दी पावर भी हाफ है, और इसका स्क्वायर बाय 4 टू दी पावर हाफ है, तो इसको रूट ओवर के अंदर कर लेते हैं, जी स्क्वायर अपॉन 4πε0। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए 1/c² स्क्वायर, नहीं ये नहीं है, ये जी स्क्वायर 4πε0, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऐसे ही हम निकाल लेंगे, ऐसे 5 स्टेप में, है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, तो इस बार आप प्रॉब्लम को पढ़ लीजिए और वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश कीजिए पहले। तो इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर द फंडामेंटल कांस्टेंट्स ऑफ कोर्स। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, ये आदि से अनंत तक रहेगा। और which of the following combinations of these has the dimension of length। तो लेंथ का डायमेंशन निकालना है एच, सी और जी के टर्म में। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप खुद से पहले कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो फिर देखिए आगे। तो स्टेप 1 में हम क्या कर रहे थे बताइए, पहले स्टेप 1 में हम जितने भी क्वांटिटीज बोला है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख ले रहे थे। लिख लेंगे डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच। ये क्या होता है, एनर्जी अपन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। पिछले तीनों वीडियो में कई बार इसको किया है, पिछले वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके पहले देख लीजिए तो और भी आसान हो जाएगा ये। तो एनर्जी का डायमेंशन हमें मालूम है, ये याद रखना है हमें, ठीक है, बार बार नहीं डिराइव करना है। एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 2। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टी इनवर्स 1/t होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 1। देखिए कहीं गलत तो नहीं किया, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 1, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ ऐसे ही सी भी निकाल लेंगे, वो तो स्पीड ऑफ लाइट है, एल टी टू दी पावर माइनस है, हमने कई बार किया है, तो ये भी हो गया। और एक क्या था, यहाँ पे लेंथ के निकालना है, और न्यूटन्स ग्रेविटेशन अभी तो निकाला था जी का, अब डायरेक्ट लिख देंगे। क्या है जी का, क्या था, एम टू दी पावर माइनस 1 एल क्यू टी टू दी पावर माइनस 2। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो लेंथ का बोला है, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या होगा आपका एच है, वही पी क्यू आर का कंसीडर कर लेंगे, एच सी टू दी पावर क्यू जी टू दी पावर आर, एच सी जी हो गया, ठीक है। तो एल को इसको इक्वेट करने के लिए एक डायमेंशनलेस वही कांस्टेंट देंगे, जिसका कोई फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला निकालते वक्त कोई रोल नहीं होगा, ये तो डायमेंशनलेस है, तो लिखना होगा इसे एच टू दी पावर पी सी टू दी पावर क्यू जी टू दी पावर आर। क्या हुआ अब देखिए, हो गया ना इक्वेशन। अब क्या करेंगे, स्टेप 3 में डायमेंशनल फॉर्मूला लिख डालेंगे। एल तो एल ही है इक्वल्स टू, इसका तो डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट है, मैंने बोल दिया है। और एच का क्या है, एच का क्या लिखा था, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 1, और इसका टू दी पावर पी है। सी का क्या है, एल टी टू दी पावर माइनस 1, इसका टू दी पावर क्यू है। जी का क्या है, एम टू दी पावर माइनस 1 एल क्यू टी टू दी पावर माइनस 2, इसका टू दी पावर आर है। तो अब लिख लेते हैं, चलिए एल इज इक्वल टू,
एम और टी नहीं है, मतलब एम टू दी पावर 0 है, टी टू दी पावर 0 है, और यहाँ पे एल टू दी पावर 1 है। तो एम का इधर क्या है, पी, यहाँ पे देखिए और क्या है, यहाँ पे तो एम नहीं है, यहाँ पे एम माइनस आर, पी माइनस आर, और यहाँ पे क्या है, एल का 2p है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे एल का कितना है 3r है, प्लस 3r। वैसे ही टी का भी लिख लेंगे, माइनस पी है, यहाँ पे क्या है माइनस क्यू है, यहाँ पे क्या है माइनस 2r है, और p माइनस, तो m का नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड में m का पावर 0 है, सो p माइनस, अब स्टेप कितना चल रहा है, ये स्टेप 4 चल रहा है ना, इक्वेशंस को हम लिखेंगे ऐसे, वो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी को लगाएंगे और ऐसे लिख देंगे, ये 0, ये कितना है 2p प्लस क्यू प्लस 3r, यहाँ पे तो 1 है, l का पावर यहाँ पे 1 है ना, तो t का भी ऐसे लिख डालते हैं, माइनस p माइनस क्यू माइनस 2r इजिकल टू 0। यहाँ पे तो t का कुछ नहीं है, t टू दी पावर 0 है, तो यह से मिल जाएगा मुझे p इजिकल टू r, तो यहाँ पे हम बिठा लेंगे 2r प्लस क्यू प्लस 3r इजिकल टू 1। यहाँ पे क्या है, चलो इसको पहले कर लेते हैं, q इजिकल टू 1 माइनस 5r है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबका r के टर्म में, p इजिकल टू r यानी माइनस r, q इजिकल टू यानी माइनस 1 होगा प्लस 5r होगा माइनस 2r इजिकल टू 0। तो कितना हो जाएगा ये 3 2r इजिकल टू 1, सो r इजिकल टू हाफ होगा, सो p इजिकल टू r है, तो p इजिकल टू भी कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। अब इसका बाकी रहेगा q का, q इजिकल टू क्या है 1 माइनस 5 हाफ, क्या हो जाएगा माइनस 3/2। सो हमें पी क्यू आर तीनों का वैल्यू मिल गया है, आर का भी हाफ है, पी का भी हाफ है, क्यू का माइनस 3 हाफ है। तो अब स्टेप 5 में क्या करेंगे, ऐसे लिख डालेंगे, तो एल का क्या हो जाएगा h टू दी पावर हाफ, c टू दी पावर माइनस 3 हाफ, और g टू दी पावर कितना होगा हाफ, कौन सा है, अच्छा यहाँ पे ऐसे लिखा है ना, तो ये हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इफ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी vc ऑफ ए लिक्विड थ्रू ए ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज ईटा टू द पावर x, रो टू द पावर y, l टू द पावर z। तो यहाँ पे ईटा रो r, ईटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, r रेडियस ऑफ द ट्यूब है। तो इसको भी कर लेंगे, वही ऐसे ही करना है इसको भी, यहाँ पे तो बता दिया गया है कि क्रिटिकल वेलोसिटी vc इज प्रोपोर्शनल टू, बता ही दिया है ईटा टू द पावर x, रो टू द पावर y, l टू द पावर z है ना। तो इस बार हम उतना स्प्लिट करके नहीं करेंगे, एक ही बार से कर लेंगे, सिर्फ ईटा का यहाँ पे निकाल लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा का डायमेंशन क्या होता है, ईटा इक्वल एक्चुअली होता क्या है बताओ पहले, फोर्स अपॉन, देखिए फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना, एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसका क्या हो जाएगा एम एल टी टू दी पावर माइनस 2, नीचे क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, सो एल टी टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एल, तो एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एम एक ही है, एल टू दी पावर माइनस 2 होगा, ये
-1 हो जाएगा, l टू दी पावर -1, t टू दी पावर भी -1 हो जाएगा। t टू दी पावर भी -1 हो जाएगा। तो ये हो गया ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला। रो का क्या होता है? रो तो डेंसिटी है, उसका क्या है? मास पर वॉल्यूम। सो m l -3, ये तो हो जाएगा, l तो l ही है। और v का तो हम जानते हैं l टू दी पावर t टू दी पावर -1, तो यहाँ पे हम दोनों साइड में लिख लेंगे। चलिए, टू दी पावर -1 इज इक्वल टू, मान लीजिए इसको इक्वेट किया था और किसी एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट लिया था और उसको दिखा नहीं रहा है अभी, उतना स्प्लिट करके, तो ये क्या हो जाएगा? ईटा टू दी पावर x था, तो इसका मतलब m l टू दी पावर -1 t टू दी पावर -1 टू दी पावर, हमें क्या करना है? x, रो टू दी पावर y, यानी कि m l टू दी पावर -3 टू दी पावर y, फिर यहाँ पे l टू दी पावर z, दोनों साइड में लिख लेंगे। l टू दी पावर -1, यहाँ पे m का कितना कितना पावर है? x प्लस y, देख लीजिए, x प्लस y। l का क्या है? l का है -x -3y, यहाँ पे क्या है? प्लस z। t का क्या क्या है? -x, और कहीं पे नहीं है। तो m का तो लेफ्ट हैंड साइड में पावर 0 है, m टू दी पावर 0 है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू -y। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -x -3y प्लस z इक्वल टू 1 हो जाएगा। l का पावर यहाँ पे 1 है, तो ये 1 हो गया। और तीसरा भी लिख लेंगे, क्या? -x इज इक्वल टू, -x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे -1 है, ठीक है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 है, यानी x इक्वल टू -y था, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। z इज इक्वल टू क्या होगा? चलिए इसको पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 1, ये 3 प्लस z इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2, इधर -2 होगा, यानी कि क्या हो गया? 1 -1 -1। चलिए देखते हैं आंसर कौन सा होगा, सी। सो द करेक्ट आंसर इज सी, है ना। बहुत इजी प्रॉब्लम है, ये कई बार आता है, रिपीट कर करके आजकल नीट में बहुत आ रहा है ये, तो ध्यान से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और भी प्रॉब्लम्स है बहुत सारे। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ पे ई, वी और टी को फंडामेंटल क्वांटिटी चूज किया, और किसका निकालने के लिए बोला है? सरफेस टेंशन का निकालने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप में हम एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम, सरफेस टेंशन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख डालेंगे। तो एनर्जी का क्या है? ये तो हम रॉड रखे ml² टी टू दी पावर -2, एनर्जी का हो गया। अब क्या है? वेलोसिटी, इसका भी कुछ खास नहीं है, l टी टू दी पावर -1, t तो t है, उसका क्या लिखेंगे? सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ml टी टू दी पावर -2 और नीचे फिर l, सो ये हो जाएगा m टी टू दी पावर -2। तो हम सरफेस टेंशन का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख डाले हैं। अब क्या करेंगे? इसको इक्वेट करेंगे, m टी टू दी पावर -2 को इधर, पहले तो इक्वेशन को लिख लेते हैं, s इज इक्वल टू k, ये सब कर लेते हैं, e टू दी पावर x, v टू दी पावर y, t टू दी पावर z, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं m टू दी पावर -2, k तो डायमेंशन लेसे, e का क्या है? ml² t टू दी पावर -2 x, v क्या है? l टू दी पावर -1, इसका टू दी पावर y हो जाएगा, और
टी टू दी पावर जेड, ये तो है ही। चलिए अब दोबारा से लिख लेते हैं। एम का क्या क्या है, एक्स है और कहीं पे नहीं है। एल का क्या क्या है, 2x है प्लस वाई है, कैपिटल नहीं है। टी का क्या क्या है, -2x है पावर, या फिर माइनस वाई है, या फिर प्लस जेड है। देखिए ठीक है, तो बोथ साइड में प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी लगा देंगे। होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे और पावर को कंपेयर कर लेंगे। एम का यहाँ पे क्या है, एक्स, यहाँ पे क्या है 1, तो एक्स इक्वल टू 1 हो गया। एल का क्या है 2x प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड में 0 है। फिर टी का क्या है -2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -2 है ना, -2 है लेफ्ट साइड में, तो x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे फिर -2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस जेड इज इक्वल टू -2, सो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 है ना। देख लीजिए ठीक से, कहीं गलत तो नहीं है, गड़बड़ नहीं है। 1 -2 ठीक है। अब करना क्या है, एस का डायमेंशन लिख डालो। ई टू दी पावर क्या था, ई टू दी पावर 1 हो जाएगा, तो नहीं लिखते हैं। वी टू दी पावर -2 हो जाएगा, टी टू दी पावर -2 हो जाएगा। ये हो गया, कहाँ पे है देखिए, ई वी टू, बस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बहुत आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं ना, और भी कर लेते हैं। चलो देखिए नीट 2014 में है, देखिए कैसे रिपीट होके एक ही टाइप का प्रॉब्लम्स बार बार आ रहा है। तो ऐसे ही 5 स्टेप को आपको याद रखना है स्टेप बाय स्टेप, और इस तरह का प्रॉब्लम्स कर लेना है। इफ फोर्स एफ, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, यहाँ पे एफ, v और t को फंडामेंटल यूनिट माना गया है, और उसके बाद मास का डायमेंशन निकालना है। तो क्या करना है, फोर्स का अब लिखने का जरूरत नहीं है, आप बार बार तो लिख ही रहा है। एम एल टी टू दी पावर -2, v का एल टू दी पावर -1 है, t का तो t है। तो अब कर लेते हैं, अब स्टेप 3 से शुरू कर रहे हैं। एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू दी पावर x होगा, एफ यानी एम एल टी टू दी पावर -2 टू दी पावर x, एल टी टू दी पावर -1 टू दी पावर y, और ये फिर क्या था टाइम, जेड, एक्स वाई जेड, इसका पावर हमने प्रिज्यूम कर लिया। और एम का लिख लेते हैं एक बार, एम टू दी पावर क्या हो जाएगा एक्स, या फिर और कोई नहीं है। एल टू दी पावर क्या हो जाएगा एक्स, या फिर प्लस वाई। टी टू दी पावर क्या हो जाएगा -2x माइनस वाई प्लस जेड। তাহলে सो एम का बोथ साइड में पावर को कंपेयर करेंगे, x इक्वल टू 1 हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया, एल का इधर एल टू दी पावर 0 है। टी का हो जाएगा -2x माइनस वाई, चलो कहा आ गया फिर -2x माइनस वाई प्लस जेड, इधर भी टी का भी पावर इधर 0 है, तो इसको 0 बराबर हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस वाई, सॉरी y इज इक्वल टू लिख देते हैं ना, y इज इक्वल टू -x, यानी कि y इज इक्वल टू -1। यहाँ पे पुट करते हैं -2 प्लस 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, अब देखिए हमने क्या पकड़ा था यहाँ पे, एम इज प्रोपोर्शनल टू एफ टू दी पावर
x v to the power y t to the power z। हाँ, तो m का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसके हिसाब से, f to the power 1 v to the power -1 t, f v to the power -1 t। so the D is the correct ऑप्शन है ना, ये कितना आसानी से हो गया। प्रॉब्लम 6 में क्या हुआ है, यहाँ पे P रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर, P रेडिएशन प्रेशर, C रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ लाइट, S रिप्रेजेंट्स क्या बोला है, S को रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ठीक है, द नॉन जीरो इंटीजर्स एक्स वाई जेड सच दैट P टू द पावर x, x टू द पावर y, C टू द पावर z इज डायमेंशनलेस आर। मतलब ये डायमेंशनलेस होगा, यानी उन लोग बोल रहे हैं कि इधर m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 उसके साथ ये बराबर होगा, ये P टू द पावर x, s टू द पावर y, c टू द पावर z। ठीक है, अब x y z का वैल्यू निकालना है, उससे पहले P s और c का निकाल लेते हैं। P क्या बोला है, रेडिएशन प्रेशर, वो प्रेशर जो होता है वही होगा, हो जाएगा फोर्स पर प्रेशर क्या होता है यूनिट एरिया है, क्या हो जाएगा ml t टू द पावर -2 अपॉन l स्क्वायर, क्या हो जाएगा ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2 हो गया। तो P का तो निकाल लिए, S का क्या बोला था, S का बोला था, अच्छा रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया, चलो लिख लेते हैं, एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट पर सेकेंड, यानी कि टाइम हो जाएगा। तो ये क्या एनर्जी का जानते हैं, ml स्क्वायर टी टू द पावर -2, वर्क एनर्जी दोनों का सेम होता है, l स्क्वायर और ये t, तो ये क्या हो जाएगा m l स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, m t टू द पावर -3, m t टू द पावर -3। ठीक है, c तो जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड का ही डायमेंशन होगा, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में रहेगा m l टू द पावर 0 t टू द पावर 0, डायमेंशनलेस बोला है ना, तो ये हो जाएगा p के जगह क्या लिखेंगे, m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 टू द पावर क्या हो जाएगा x, नेक्स्ट s है m t टू द पावर -3 टू द पावर y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा l t टू द पावर -1 टू द पावर z हो जाएगा। तो अब फिर से और एक बार लिख लेंगे, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, मैं थोड़ा ज़्यादा स्प्लिट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, m टू द पावर x प्लस y, m का कहीं पे नहीं है, l का क्या क्या है -1 -x है, यहाँ पे तो l नहीं है, यहाँ पे प्लस z है, t टू द पावर -2x -3y -z, तो x प्लस y इजिकल टू 0 हो जाएगा, फिर -x प्लस z इजिकल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा -2x -3y -z इजिकल टू भी 0 हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं x इजिकल टू -y और x इजिकल टू z। चलिए यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, इसको सॉल्यूशन करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ये पे तो सिर्फ इतना ही बताना है। तो कौन कौन सा है देखिए, x इक्वल टू -y यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं होगा, x इक्वल टू -y तो है यहाँ पे, लेकिन x इक्वल टू z नहीं है, x इक्वल टू -y तो है यहाँ पे, देखिए x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू -1 है और x इक्वल टू z भी है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर। बाकी डी में भी देखिए नहीं है, x इक्वल टू -y कहाँ है, x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू -1 होना चाहिए था, नहीं है, और x इक्वल टू z भी नहीं है,
तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए 7, प्रॉब्लम नंबर 7 है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं, एफ ऑफ ए mass m suspended from a spring of spring constant k is given by a relation f is equal to a m to the power x k to the power y, where a is the dimensionless constant, a dimensionless constant है, the values of x and y are, x और y का वैल्यू निकालना है। तो ये भी तो इक्वेशन बता ही दिए है हमें, a m to the power x k to the power y, ये k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट कहाँ से आते हैं, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स होता है, हमें मालूम है, तो के इजिकल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई एक्स, यानी कि फोर्स अपॉन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो एम एल टी टू द पावर -2 अपॉन एल, सो एम टी टू द पावर -2 हो गया। के का डायमेंशन निकाल लिया, मास का तो एम है, और ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का हो जाता है टी इनवर्स, 1 अपॉन टी होता है। तो हम टी इनवर्स को इक्वेट करेंगे, ये है, इसको नहीं लिखते हैं, एम टू द पावर एक्स हो जाएगा, के यानी कि एम टी टू द पावर -2 है, टू द पावर वाई हो जाएगा। तो एम का एक्स इक्वल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ, हाँ ठीक है, ठीक तो है, सर यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया ना, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं की, टी टू द पावर -1 इज इक्वल टू एम टू द पावर एक्स प्लस वाई हो गया, और या फिर टी टू द पावर क्या है, -2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अभी इधर एक्स प्लस वाई, एम का पावर इधर 0 है, और -2y का क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -1, टी का -2y है, या फिर -1 है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, x इज इक्वल टू क्या है, -y, सो इज इक्वल टू हो जाएगा -हाफ, सो x इक्वल टू -हाफ, y इज इक्वल टू +हाफ, कहाँ पे है देखिए, अब D इज द करेक्ट आंसर हो गया। ये भी उस समय जो नीट जो AIPMD था उसमें 1990 में आया था, देखिए उस समय से इस तरह का प्रॉब्लम का सिलसिला आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है प्लांक्स कांस्टेंट ए, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, वही बोमा विष्णु महेश सर को बोला है, आर यूज्ड टू फॉर्म एन यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि उसको HCG को बेस क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटी मान के हमें लेंथ का और मास का डायमेंशन, लेंथ और मास का डायमेंशन उसके टर्म में निकालना है, और ऐसे ही कुछ रिलेशन इस तरह का मिल जाएगा। देखते हैं कौन कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से पहले कोशिश कीजिए। देखिए ये जेई एडवांस 2015 में आया था, सिर्फ नीट में ही इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है, जेई में भी आता है। तो हम शुरू करें अब, आई होप आप कर लिए अब तक। चलिए पहले मास वाला कर लेते हैं ना, अब इसको बार बार नहीं लिखते, ठीक है लिख देते हैं। एच का डायमेंशन क्या होगा, एच का हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर, अभी तो निकाला था आपने देखा था, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1, एच का हो गया, और किसका है, सी का है, सी का है एल टी टू द पावर -1, जी का है, जी का क्या है, m टू द पावर -1 टू द पावर -2, ये तीनों बोम्बा विष्णु महेश सर को हमेशा याद रखना, उनको बहुत टाइम बच जाएगा एग्जाम में। तो पहले m कर लेते हैं, क्या लिखते हैं, ऐसे इक्वेशन बना लेते हैं ना हम, h टू द पावर x, c टू द पावर y, g टू द पावर z। तो अब दोनों को ऐसे लिख लेते हैं, m इज इक्वल टू h का क्या है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1 टू द पावर x, c क्या है एल टी टू द पावर -1, तो कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं, बस सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ। g क्या है एम टू द पावर -1 एल क्यू टी टू द पावर
-2 टू द पावर z। तो अब ऐसे ही फिर से m के पावर लिख लेंगे, x हो गया, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे -z। l का क्या है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या है +y है, यहाँ पे क्या है +3z है। t का क्या है -x है, यहाँ पे क्या है -y है, यहाँ पे -2z है। तो ऐसे ही हम x -z इजिकल टू क्या हो जाएगा 1, m का देखिए इधर 1 है पावर, l का कुछ है नहीं तो 2x + y इजिकल टू 0 हो जाएगा, 3z इजिकल 0, या फिर -x -y -2z इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। t का भी तो कुछ नहीं है, t टू द पावर 0 है। चलिए निकाल लेते हैं, x इजिकल टू 1 + z, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए y का निकाल लेते हैं, x इजिकल टू 1 + z, ठीक है लिखा है, तो ये हो जाएगा 2 + 2z + y + 3z इजिकल टू 0। तो हो जाएगा 3 × 5, तो y इजिकल टू हो जाएगा -5, सॉरी -5 कहाँ से है, ये हो जाएगा 5z, हाँ -5z ही होता है, तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सो x इजिकल टू है -1 - z, यानी कि 5z + 2 -2z इजिकल टू 0। कितना z रहेगा, -1 + 2 यानी कि 1 रहेगा, -3z तो 2z रहेगा इजिकल टू 0। सो 2z इजिकल टू क्या हो जाएगा -1, z इजिकल टू -12। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 -12 यानी कि हाफ, y इजिकल टू क्या हो जाएगा -5 सॉरी +5 हाफ हो जाएगा, ये -2, तो क्या हो जाएगा हाफ होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा था हमने, h टू द पावर x यानी कि h टू द पावर हाफ, m इज प्रोपोर्शनल टू √h, √h का कहीं पे नहीं है, तो y c टू द पावर हाफ, फिर m इज प्रोपोर्शनल टू √c है, हाँ है, देखिए हो जाएगा ना, m इज प्रोपोर्शनल टू c टू द पावर हाफ होगा यानी कि √c, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर एक। बाकी और तो हो नहीं रहा है, g का तो -12 है, देखिए कहीं पे 1/√g है क्या, m का नहीं है, m इसके लिए गलत है, ये नहीं होगा। तो ये एक हुआ m का हुआ। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, l के टर्म में भी निकालना है, वो भी करेंगे, पहले इरेज कर लेते हैं, के टर्म में लिखेंगे l इज प्रोपोर्शनल टू, वही ऐसे ही लिखेंगे h टू द पावर x, c टू द पावर y, g टू द पावर z। अब क्या होगा, इसको कांस्टेंट से बराबर कर लेते हैं, है ना, h टू द पावर x, c टू द पावर y, g टू द पावर z। तो क्या होगा, तो एल ही हो जाएगा, के तो डायमेंशनलेस है, एच का लिख लेंगे, जैसे m² t टू द पावर -1 टू द पावर x, c टू द पावर l टू द पावर -1 y, क्या लिखेंगे m टू द पावर -1 l³ t टू द पावर -2 टू द पावर z। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सीधा सीधा मैंने लिख लिया, के तो डायमेंशनलेस है इसलिए यहाँ पे कोई काम नहीं है, h का, c का, g का लिख लिया और उसका पावर भी लिख लिया x y। अब हम क्या करेंगे,
एम के पावर कितना है, एक्स है, यहाँ पे कहीं पे है, हाँ माइनस जेड, एक्स माइनस जेड हो गया। एल का क्या है, 2x है, यहाँ पे क्या है प्लस वाई है, यहाँ पे प्लस 3z। टी का क्या है, माइनस एक्स है, माइनस वाई है, माइनस 2z है। इक्वेट करेंगे x माइनस जेड इजिकल टू 0, इधर तो m टू दी पावर 0 है तो 0 हो गया। 2x प्लस वाई प्लस 3z इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। इधर t का कोई पावर 0 है, t का पावर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा x इजिकल टू z हो गया। यहाँ पे बिठा देंगे 2z प्लस वाई प्लस 3z इजिकल टू 1। सो y इजिकल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 5z। फिर यहाँ पे माइनस जेड माइनस 1 प्लस 5z माइनस 2z इजिकल टू 0, क्या हो जाएगा माइनस 3z, 2z रहेगा, 2z इजिकल टू 1, z इजिकल टू हाफ, तो x इजिकल टू भी यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ, y इजिकल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 हाफ, so equals to माइनस 3/2। मैंने ठीक लिखा, क्या क्या है y माइनस 3 हाफ, z हाफ, x भी हाफ, ठीक है। अब देखिए क्या था यहाँ पे, l इज प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर x था, तो h टू द पावर हाफ, यानी कि l प्रोपोर्शनल टू रूट h हो गया। कहीं पे है देखिए, हाँ c करेक्ट है। और क्या है, इसका भी देख लेते हैं, c का, c टू दी पावर माइनस 3 हाफ, कहीं पे नहीं है ऐसा कुछ। z टू दी पावर हाफ, यानी कि z इजिकल टू हाफ, यानी कि g टू दी पावर हाफ, यानी l इज प्रोपोर्शनल टू g टू दी पावर हाफ, यानी कि l इज प्रोपोर्शनल टू रूट g, है ना। वाह, d इज करेक्ट, सो a c एंड d इज करेक्ट। देखिए ये IIT-JEE में यही होता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है प्रॉब्लम, बल्कि कॉन्सेप्ट तो वही है। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ए गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर oscillates with a period t proportional to p to the power a, d to the power b, e to the power c, where p is the static pressure, d is the density, e is total energy। ओके, सो यहाँ पे बोल ही दिया है इन्होंने, किसका निकालना है, oscillate with period t। सो t is proportional to बोल दिया है इन्होंने pressure to the power a, d to the power b, density to the power b, energy to the power c। ओके, सो हम लिख लेंगे इसको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर देंगे b to the power c। अब p का हम जानते हैं डायमेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, m l t to the power माइनस 2 अपॉन l स्क्वायर होता है, तो m l to the power माइनस 1 t to the power माइनस 2 हो गया। ये d का डेंसिटी यानी m l to the power माइनस 3, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का क्या है, ये तो हमने रॉड रखा है, m l स्क्वायर t टू दी पावर माइनस 2, वही आपको फोर्स इंटू डिस्टेंस करके निकालना है। इससे पहले कई बार निकाल चुके हैं हमने पिछले वीडियोस में, तो अब नहीं निकाल रहे। टी तो टाइम पीरियड ये रहेगा, t इज इक्वल टू, ये क्या था, m l टू दी पावर माइनस 1 t टू दी पावर माइनस 2 टू दी पावर a, d क्या है हो जाएगा m l टू दी पावर माइनस 3 टू दी पावर b, e क्या था m l स्क्वायर t टू दी पावर माइनस 2 टू दी पावर c। तो हम लोगों का क्या है यहाँ पे, अच्छा इसके फॉर्म में लिख लेते हैं, m टू दी पावर कितना है, a प्लस b प्लस c, देखिए a प्लस b प्लस c हो गया। अब l का क्या है,
एल का क्या हो जाएगा, एल का हो जाएगा माइनस ए या फिर माइनस 3b है या फिर प्लस 2c है। टी का माइनस 2a या फिर माइनस 2c है। तो इक्वेट कर लेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। एम का इधर 0 है ना, कुछ नहीं है। तो एल का हो जाएगा माइनस ए माइनस 3b प्लस 2c। एल का भी नहीं है, देखिए 0 ही होगा। माइनस 2a माइनस 2c, ए टी का पावर इधर 1 है, ये 1 के साथ इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे तो ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस हाफ होगा ना। तो माइनस हाफ हो गया, यानी कि ए प्लस माइनस हो गया, ए प्लस सी माइनस हाफ, यानी कि बी माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। सो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। कहीं पे गलत तो नहीं किया, नहीं, ठीक है। अब चलिए ए प्लस बी मिल गया हमें, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ए माइनस 3/2 प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे ए का भी बीटा देते थे। ए इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस सी। ये हो जाएगा हाफ प्लस सी माइनस 3/2 प्लस 2c इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज दिस, 3c, सॉरी 3c इज इक्वल टू हो रहा है हमारा c इज इक्वल टू 1/3 हो गया ना। कुछ गड़बड़ किया मैंने, सी और कुछ गड़बड़ किया। सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस 3 प्लस 2c इज इक्वल टू 0। थर्ड आ गया। अब ए इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस हाफ है या फिर माइनस 1/3 हो जाएगा। सो माइनस 5/6, ए इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए बोला था, तो हमने निकाल दिया। ए इज इक्वल टू -5/6, बी इज इक्वल टू हाफ, सी इज इक्वल टू 1/3। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, टेकिंग डेंसिटी वेलोसिटी एंड एरिया टू बी फंडामेंटल यूनिट्स एंड एरिया टू बी फंडामेंटल यूनिट द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशन निकालने के लिए बोला है। हम पहले ऐसा कर लेते हैं कि रो टू दी पावर x, v टू दी पावर y, a टू दी पावर z। तो a इज इक्वल टू रो टू दी पावर x, v टू दी पावर y, a टू दी पावर z। फोर्स का क्या जानते हैं हम, a में l t टू दी पावर -2, ये कोई बताने वाली बात तो है नहीं। b का भी जानते हैं हम, l t टू दी पावर -2। रो का भी जानते हैं, a में l टू दी पावर -3। अभी किया एरिया है ना, तो ए का भी क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अब ये लिख देते हैं एम एल टी टू दी पावर -2, ये इक्वल टू हो जाएगा रो एम एल टू दी पावर -3 टू दी पावर एक्स, भी यानी कि एल टू दी पावर -1 टू दी पावर वाई, एल स्क्वायर टू दी पावर जेड। और एक बार लिख लेते हैं एल टू दी पावर एक्स, एल टू दी पावर सॉरी हाँ एल टू दी पावर -3x प्लस
प्लस वाई प्लस 2z, ठीक है ना, -3x माइनस वाई प्लस 2z, -3x प्लस वाई प्लस 2z। टी टू दी पावर क्या होगा, टी टू दी पावर नहीं है माइनस वाई और तो भाई नहीं, सो इधर है एम टी टू दी पावर -2, एम का पावर 1 है, एल का पावर 1 है ना, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 1, -3x प्लस वाई प्लस 2z इजिकल टू हो जाएगा 1, माइनस वाई इजिकल टू हो जाएगा -2, यानी कि y इजिकल टू हो जाएगा 2, x इजिकल टू जानते हैं 1, y इजिकल टू 2 प्लस 2z इजिकल टू 1, तो 2z -1 प्लस 2z इजिकल टू 1, यानी कि 2z इजिकल टू ही 1, तो क्या हो जाएगा, f का डायमेंशन हो जाएगा ऐसा रो टू दी पावर x, यानी कि 1, ये लिखते रो टू दी पावर 1, उसके बाद v टू दी पावर y, यानी कि v स्क्वायर, v के बाद है a टू दी पावर z, a टू दी पावर माइनस, सॉरी a टू दी पावर 1 माइनस कहाँ से आ रहा है, a टू दी पावर 1 है, रो v स्क्वायर a कहाँ पे है, ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखते हैं, टेकिंग फ्रीक्वेंसी ए, वेलोसिटी v एंड डेंसिटी रो टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, किसका निकालने के लिए बोला है, मोमेंटम का। देखिए फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और डेंसिटी के टर्म में मोमेंटम का निकालना है, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, एम भी होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी, सो एम एल टी टू दी पावर -1, सीधा सीधा लिख देंगे हम। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है टी इनवर्स, वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है एल टी टू दी पावर -1, डेंसिटी, डेंसिटी रो क्या हो जाए, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमने v का निकाल लिए, f का निकाल लिए, मोमेंटम को p पकड़ लेते हैं, ये रो है, तो पहले इसे जैसे लिख रहे थे लिख लेंगे, मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू रो v f x y z, इक्वेशन कर लेते हैं, मोमेंटम p इक्वल टू हम कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, जैसे आ जाता है, मोमेंटम का क्या है, एम टी टू दी पावर -1 इक्वल टू रो क्या है, एल टू दी पावर -3 टू दी पावर x, हो जाएगा जी एल टी टू दी पावर -1 टू दी पावर y, फ्रीक्वेंसी, m टू दी पावर x और कहीं पे नहीं है, l टू दी पावर -3x प्लस y t टू दी पावर -y -z, सो x इक्वल टू 1, m का पावर यहाँ पे 1 है, l का भी 1 है, सो -3x प्लस y इज इक्वल टू 1 -y -z इज इक्वल टू
माइनस 1, x इक्वल टू 1 है, सो माइनस 3 प्लस y इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 है यानी कि माइनस 4 माइनस z इज इक्वल टू माइनस 1, सो माइनस z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4 यानी कि प्लस 3, सो z इज इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू माइनस 3। अभी क्या बोला था, सो ये हो जाएगा E का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा रो v टू दी पावर 4 f टू दी पावर माइनस 3, ये हो जाएगा। सो रो v टू दी पावर 4 f टू दी पावर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमने आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर लिए इस तरह का। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।